नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो सी-टेट का ये पेपर है, आइए देखते हैं इंग्लिश का पेपर। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है हमारा, ऑन द होल दैट इज़ ट्रू, और दैट को अंडरलाइन किया है और उसमें पूछ रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो ऑप्शन ए है प्रोनाउन, ऑप्शन बी है कंजंक्शन, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी है डिटरमाइनर। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये आता है, दीज दैट दोज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये प्रदर्शित करते हैं ना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना है। तो सेंटेंस दिया है, इट इज़ ऑफन हेल्ड दैट एज ए प्रिंसिपल। ऑफन को अंडरलाइन किया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो ऑप्शन ए है एडवर्ब, ऑप्शन बी है एडजेक्टिव, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी है प्रोनाउन। एडवर्ब इसका सही आंसर होगा। एडवर्ब यहाँ पे सही आंसर होगा और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता बताता है कि किस प्रकार हो रहा है, या जैसे ऑलवेज, नेवर, इवन, ऑफन, सेल्डम या समटाइम्स, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं और एडवर्ब क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो डैश इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर, यानी कि हमें सुपीरियर का अपोजिट पूछ रहा है। तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रियर, ऑप्शन बी है इन्फीरियर, ऑप्शन सी है लोअर, ऑप्शन डी है हायर। दोस्तों, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो सुपीरियर का विलोम इन्फीरियर होगा, हमारा सही ऑप्शन बी है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, येट वी आर ऑल मेकिंग अ होल रेंज ऑफ डिसीजन। तो येट को अंडरलाइन किया है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कंजंक्शन, ऑप्शन बी है प्रोनाउन, ऑप्शन सी है प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी है एडवर्ब। दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, ये सब वर्ड आते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल। तो दिस को इसमें पूछ रहा है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इसमें है। तो ऑप्शन ए है प्रीपोजिशन, ऑप्शन बी है एडवर्ब, ऑप्शन सी है कंजंक्शन, ऑप्शन डी है डिटरमाइनर। तो पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें मैं बताया था कि ये डिटरमाइनर ही होगा, क्योंकि डिटरमाइनर के अंतर्गत ये सब वर्ड जो है आते हैं। ये नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, नाउन को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। तो ऑप्शन ए है एबिलिटी टू रीड विद कम्प्रहेंशन, ऑप्शन बी है एफर्टलेस एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेज, ऑप्शन डी है टू कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हेयर्स। तो लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के लिए कौन उद्देश्य नहीं है इसमें से, यह हमें बताना है। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें हिस्ट्री जानने की आवश्यकता नहीं है किसी भाषा में, और इसमें सही विकल्प यहाँ पे सी हो जा रहा है इसका।
ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करूँ तो एबिलिटी टू रीड विद कंप्रहेंशन, तो समझ के साथ पढ़ना, ये तो सही है, ये तो होना ही चाहिए उद्देश्य। और ऑप्शन बी कह रहा है एफर्टलेस एक्सप्रेशन, तो एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, यानी सरल अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, तो ये तो होना ही चाहिए, इसका उद्देश्य है ही NCF 2005 का। और ऑप्शन डी कह रहा है द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वन हियर्स, तो सुनने की दक्षता के बारे में कह रहा है कि जो वह सुनता है वो उचित तरीके से समझ पाता है, तो ये भी होना ही चाहिए। तो ये तीनों सही है, लेकिन सी इसमें सही नहीं है, तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कौन सा लैंग्वेज लर्निंग से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, ऑप्शन बी है लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, ऑप्शन सी है लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कंटेक्स्ट, ऑप्शन डी है लैंग्वेज इज मेकिंग मीनिंग। यहाँ पे देख लीजिए, ग्रामेटिकल रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, ग्रामेटिकल रूल्स रटाने की बात कर रहा है, तो यही विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं उसका नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये नहीं जो है सही है। अगला प्रश्न है, विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर, तो ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन ए नेचुरल डिस्कोर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ टू फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड, ऑप्शन बी है प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जांपल्स इन अ प्लेंटी ऑफ वेज एंड देन एक्सप्लेनिंग द फॉर्म, ऑप्शन सी है टीचिंग थ्रू अ टिपिकल ग्रामर बुक, ऑप्शन डी है टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जांपल्स। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंटिंग ग्रामर फॉर्म इन ए नेचुरल डिस्कोर्स, तो सरल बातचीत में जो है ग्रामर रूल सिखाने की बात कर रहा है, तो ये हमारा सही इसमें हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है प्रेजेंटिंग सिंगल सेंटेंस एग्जांपल्स इन ए प्लेंटी ऑफ वेज, एक ही उदाहरण दे के बार बार तरीके से कई तरीके से उसे समझा देना, ये भी नहीं सही है। द टीचिंग थ्रू ए टिपिकल ग्रामर बुक, एक ग्रामर बुक से सिखाने की बात कर रहा है सिर्फ, ये भी नहीं सही है। टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जांपल्स, तो टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जांपल्स उदाहरण दे के लिए समझाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे सही और सटीक विकल्प ऑप्शन नंबर ए ही है। व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा स्टेटस, कौन सा दर्जा दिया गया है अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान में, तो ऑप्शन ए है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है फॉरेन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। तो सभी जानते हैं कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लैंग्वेज टीचर आस्क्स लर्नर्स टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर पर जो है लिखने के लिए एक पैराग्राफ कहा गया है। द लर्नर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेस बिफोर राइटिंग सच टास्क एम एट, वो विभिन्न प्रकार से इसकी सामग्री जुटाता है, विभिन्न साधनों से, सोशल साइंस से और साइंस से, तरह तरह के बुक्स से वो साधन जुटाता है। तो यह इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ऑप्शन बी है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, ऑप्शन सी है एनहांसिंग को करिकुलर स्किल्स, ऑप्शन डी है डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीविंग द लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। तो भाषा को सीखने के लिए जो ऐसा कर रहा है,
इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पहले देख लेते हैं। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, क्या वह साथ में दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी पूरा कर रहा है? नहीं, सिलेबस इसमें कहाँ पूरा कर रहा है। ऑप्शन सी का है एनहेंसिंग को करिकुलर स्किल्स, तो पाठ सहगामी क्रियाओं का जो है विकास कर रहा है। पाठ सहगामी क्रियाओं का इसमें विकास नहीं कर रहा है, उसमें तो पढ़ने संबंधित ही चीज़ें खोज रहा है वो। ठीक है, डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रहा है, इसमें गलत। ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा ए, इसमें बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। कौन सा आकलन का एक उपकरण नहीं है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी है असाइनमेंट, ऑप्शन सी है रियलिया, ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो रियलिया ये जो है ये हमारा इसमें सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह असेसमेंट टूल नहीं है और यह विजुअल टैक्टाइल फंक्शनल मेथड्स इस पर जोर देता है, कंसेप्ट वोकैबुलरी ग्रामर पर फोकस करता है, इसलिए यह हमारा नहीं है। बाकी पोर्टफोलियो से है भी हम आकलन करते हैं, असाइनमेंट से भी आकलन करते हैं, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल से करते ही हैं। टीचिंग अ नॉवेल इज़ टू प्रमोट, ऑप्शन ए है रीडिंग फॉर डिटेल्स, ऑप्शन बी है रीडिंग टू बिकम अ राइटर, ऑप्शन सी है रीडिंग टू लर्न वोकैबुलरी, ऑप्शन डी है रीडिंग फॉर प्लेजर। सही विकल्प हो जाएगा रीडिंग फॉर प्लेजर। चाहे पोएट्री की बात करें या फिर नॉवेल की, तो पोएट्री भी फॉर अप्रिसिएशन एंड प्लेजर होती है, प्रशंसा उसका जो है करने के लिए और प्लेजर के लिए, आनंद के लिए होती है, और नॉवेल का भी यही उद्देश्य है। स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट, स्टोरी टेलिंग जो की जाती है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है लर्निंग टू रिकॉल द स्टोरी, ऑप्शन बी है एंगेजिंग द लर्नर्स विद लैंग्वेज, ऑप्शन सी है टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन डी है लर्निंग द मोरल्स। तो सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लर्निंग टू रिकॉल द स्टोरी। स्टोरी जो टेलिंग की जाती है उसका उद्देश्य यहाँ पे कह रहा है लर्निंग टू रिकॉल द स्टोरी, क्या वो याद करने के लिए, कहानी याद करने के लिए बताई जाती है। लर्निंग टू रीटेल द स्टोरी, क्या पुनः बताने के लिए बताई जाती है। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, फिर ऑप्शन सी है टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, क्या जो बच्चे सुन रहे हैं उनकी मेमोरी इससे चेक होती है, नहीं, और ये पुनः बताने के लिए भी नहीं होती है। लर्निंग द मोरल्स, क्या इसे नैतिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये तो एक बार हो सकता है विकल्प डी भी सही हो सकता है, इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहा है, यानी भाषा सिखाने की बात कर रहा है। तो भाषा सिखाने में जो सबसे ज़रूरी है एंगेजिंग द लर्नर्स विद द लैंग्वेज, यानी बच्चों को भाषा से जो है पूरी तरह से जोड़ देना, ये इसमें सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इनपुट हाइपोथेसिस रिफर्स टू, ऑप्शन ए है रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेजेस दैट आर टॉट, ऑप्शन बी है द रिलेशनशिप अमंग द लर्नर्स टीचर एंड द मटेरियल्स, ऑप्शन सी है ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, ऑप्शन डी है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इज एक्सपोज्ड टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों बताइएगा। तो इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन पर यानी भाषा अर्जन पर जोर दिया जाता है इनपुट हाइपोथेसिस में, और इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर्स इज एक्सपोज टू ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेजेस द लर्नर्स नो एंड लैंग्वेज दे आर टॉट, तो वह संबंध कह रहा है इसमें होगा कि जो भाषा सीखता है लर्नर्स और जो जानता है
इनमें संबंध। ऑप्शन बी कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द लर्नर्स, टीचर एंड द मटेरियल्स, यानी कि जो सीखता है, जो लर्नर है और टीचर है और जो मटेरियल यानी सामग्री है, उनमें संबंध दर्शाता है इनपुट हाइपोथेसिस। संबंध नहीं दर्शाता है इनमें। ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के सभी आगत हैं उनसे संबंधित है, तो उनसे भी संबंधित नहीं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस, कौन इसमें कम्युनिकेशन को एक साइक्लिक प्रोसेस से चक्रीय प्रक्रिया कौन बनाता है। ऑप्शन ए है रिसीवर, ऑप्शन बी है फीडबैक, ऑप्शन सी है मैसेज, ऑप्शन डी है सेंडर। तो बताइएगा इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें फीडबैक से ही कारण प्रभाव और लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है उसी से एक चक्रीय प्रक्रिया पुनः फिर आरंभ होती है और इससे बेटर कम्युनिकेशन प्रारंभ होता है। तो रिसीवर जो मैसेज भेजता है और मैसेज है, और सेंडर जो रिसीव करता है ये, तो ये तीनों इसमें नहीं होंगे। फीडबैक ही होगा जो साइक्लिक प्रोसेस को इसमें स्टार्ट करता है। टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ऑप्शन ए प्रोसीड्स फ्रॉम पार्ट टू होल, ऑप्शन बी प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ऑप्शन सी है प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऑप्शन डी है प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट। तो सही विकल्प होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें पहले जो लर्नर है उससे कोई भी इंस्ट्रक्टर से सीख लेता है और फिर उसका प्रयोग करता है, एप्लीकेशन करता है, उससे बिल्ड करता है कोई भी चीज़ें। तो ये हमारी सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए टीचर आस्क्स हर लर्नर्स टू डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 4, जॉट डाउन। जॉट डाउन मतलब संक्षिप्त में नोट डाउन करता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये जॉट डाउन का यही मतलब है। तो जॉट डाउन आइडियाज़ एंड देन डेवलप देम इन एन आउटलाइन टू राइट अ पैराग्राफ। Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does the teacher follow here? ऑप्शन ए है प्रोसेस अप्रोच, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट अप्रोच, ऑप्शन सी है डिस्कशन मेथड, ऑप्शन डी है ग्रुप वर्क। तो सही आंसर कौन सा होगा। तो इसमें प्रोसेस अप्रोच जो है यही टीचिंग और राइटिंग दोनों से संबंध रखती है और इसमें सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रोसेस अप्रोच इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है ट्रांजैक्शनल लिसनिंग। ऑप्शन ए लेस एम्फेसिस ऑन हार्मोनियस कम्युनिकेशन इन द सोशल कंटेक्स्ट, ऑप्शन बी है डज नॉट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्ड एंड फैक्ट्स, ऑप्शन सी है इज इंटरैक्टिव बाय नेचर, ऑप्शन डी है लेस एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए कह रहा है लेज एम्फेसिस एंड हारमोनियस कम्युनिकेशन। यहाँ पर देख लीजिए आप, हारमोनियस कम्युनिकेशन कह रहा है यानी कि सुगमतापूर्वक जो है आपसी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो ट्रांजैक्शनल लिसनिंग चूँकि पूछा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात नहीं होती है। कम्युनिकेशन मतलब दो व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान होता है, दोनों लोग उसमें बोलते भी हैं, और यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांजैक्शनल लिसनिंग की सिर्फ, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है डज नॉट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल एंड फैक्ट्स। तो केयरफुल अटेंशन नहीं देने की बात यहाँ पे कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है इज इंटरैक्टिव बाय नेचर। इंटरैक्टिव में भी दो लोग जो है सुनते हैं बात को और जो है अपना आदान प्रदान विचार करते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। तो सूचना का संचार करने की बात की जा रही है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। CALP स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए कह रहा है कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन बी कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन सी कह रहा है कंपैरेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन डी है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसका सही विकल्प होगा। दोस्तों यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगला प्रश्न देखते हैं। ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। ऑप्शन ए है ए पीस ऑफ वर्क डिजाइंड बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर। ऑप्शन नंबर बी है अ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय लर्नर्स इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी है ए टास्क फॉर द टीचर फॉर असाइनिंग लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन डी है एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय लर्नर्स फॉर कम्युनिकेटिव पर्पज। तो टास्क बेस्ड लर्निंग में हम सभी जानते हैं कम्युनिकेटिव पर्पज़ के लिए ही बात की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस सीरीज आपको पसंद आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।